सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। मैं डॉक्टर आभा सारस्वत आज अपने इस वीडियो के अंतर्गत बाल विकास के सिद्धांतों के विषय में चर्चा करूंगी। बच्चों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है या विषय है। इसके अंतर्गत बाल विकास के कुछ सिद्धांत देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। इसके अंतर्गत आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को यहाँ विस्तृत रूप से देखते हैं। इनके सिद्धांत को कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का वैज्ञानिक एवं व्यापक अध्ययन सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया। पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए अपने ही 3 बच्चों पर अवलोकन विधि से अध्ययन किया। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में अर्जित करता है। इस प्रकार के ज्ञान में अनेक मानसिक प्रक्रियाएं संलग्न होती हैं, अर्थात बालक जब वातावरण के संपर्क में आता है तो वो नए नए अनुभव ग्रहण करता है। वही किसी भी विषय वस्तु विशेष से संबंधित उसका ज्ञान कहलाता है। इन प्रक्रियाओं की सहायता से बालक अपने वातावरण से संबंधित ज्ञान को अर्जित करता है और उसके द्वारा अर्जित ज्ञान से एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ये जो संज्ञानात्मक संरचना की बात की है, यह इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब बालक किसी विषय से संबंधित विभिन्न ज्ञान अर्जित करता है या उसके बाह्य वातावरण के संपर्क में आने में उसके जो अनुभव उसके एकत्रित होते हैं, उसका जो एक ज्ञान भंडार है, उसको क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक संरचना। संरचना यानी किसी भी विषय वस्तु की रूपरेखा। तो किसी भी विषय के प्रति जो उसकी सोच है, जो उसके अनुभव कहते हैं, वो उसकी संज्ञानात्मक संरचना को प्रदर्शित करता है। यह ज्ञान की संज्ञानात्मक संरचना प्रत्येक अवस्था में परिवर्तित एवं परिमार्जित होती रहती है, अर्थात यह जो संज्ञानात्मक संरचना है वो एक जैसी नहीं रहती है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे संज्ञानात्मक संरचना भी प्रत्येक अवस्था में परिवर्तित होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। बीएड के फर्स्ट ईयर का जो ये वाला पेपर है, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इसके बाद पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, कुछ संबोध दिए, कुछ संप्रत्यय दिए अपने डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उनको हम देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने से पूर्व कुछ संबोधों या संप्रत्ययों को समझना आवश्यक है। सबसे पहले आता है स्कीमा। ये सारे जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना है जो बालक को लोगों, स्थानों, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में एक ज्ञान के लिए एक रूपरेखा के रूप में सहायता का कार्य करता है। अन्य शब्दों में स्कीमा बालक द्वारा संपूर्ण ज्ञान का एक संगठन है। इस संगठन के विकास में बाह्य परिवेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देखिए, अगर साधारण शब्दों में इसको समझा जाए तो स्कीमा क्या है? एक तरीके से किसी चीज़ को चिन्हित कर लेना या किसी चीज़ की पहचान बना लेना। जैसे जब हम कोई कहीं जाना होता है, हमें स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या मार्केट जाना है, तो जब हमसे कोई पूछता है कि कैसे कैसे जाना है, तो हम उसको कोई ना कोई पहचान बनाते हैं कि वहाँ से राइट टर्न हुईएगा, वहाँ पर ये शॉप होगी या ये बोर्ड होगा। तो जो हम अपने मस्तिष्क में जो वो पहचान बना रहे हैं, ज्ञान का जो संगठन बना रहे हैं, वो ही क्या है? स्कीमा है। तो इसी दृष्टि से इस संगठन के विकास में बाह्य परिवेश का कुछ न कुछ बाह्य परिवेश ही इसमें पहचान का कार्य करता है। तो बाह्य परिवेश की बहुत बड़ी भूमिका इसके अंतर्गत होती है, जो लोगों और स्थानों के विषय में या घटनाओं के बारे में पहचान का रूप कार्य करता है। दूसरा है संरचना, स्ट्रक्चर। संरचना के अंतर्गत बालक की समस्त क्षमताएं, योग्यताएं, विचार एवं आदतें निहित हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में इनका स्वरूप, आकार एवं गुण परिवर्धित एवं परिमार्जित होता रहता है। यही है जो स्कीमा है, या इनसे मिला जुला जो ज्ञान का भंडार है या जो हमारे अनुभव हैं, उनका स्वरूप, आकार और गुण परिवर्तित परिमार्जित होता रहता है। जैसे छोटा बालक जब होता है तो उसको बताना पड़ता है, सबसे पहले उसने स्वयं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यदि उसने
अग्नि को अगर उसने टच कर लिया है, आग को यदि उसने टच कर लिया है, तो वो खुद फील करता है कि नहीं ये गर्म है, अब इससे हमें दूर रहने की आवश्यकता है। वो खुद स्वयं उस चीज़ को अनुभव करता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे ये बड़ा होता है बालक, तो जैसे जैसे उसके अनुभवों में वृद्धि होती है, फिर उसको हमें बताने की ये आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं उन चीज़ों को समझने लगता है। तो इस तरीके से इस संरचना में स्वरूप, आकार और गुण परिवर्धित और परिमार्जित होने लगते हैं। नेक्स्ट है अंतर्वस्तु या कंटेंट्स। अंतर्वस्तु के अंतर्गत वे तथ्य आते हैं जिन पर बालक किसी क्षण विशेष में ध्यान देता है अथवा जिनके विषय में बालक विचार करता है। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी चीज को हम जब समझते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को हम जब समझते हैं, सिर्फ हमारा ध्यान उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर ही निश्चित होता है, उस पर एकाग्रचित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अंतर्वस्तु। जैसे गणित की समस्या, क्या समस्या? छोटे बच्चे के लिए 2 और 2 मिलाकर कितने होते हैं, या फिर 4 कैसे होते हैं। तो ये जो लॉजिक है जिसके बारे में वो सोच रहा है, वो क्या कहलाता है? अंतर्वस्तु। नेक्स्ट है संक्रिया या फंक्शंस। संक्रियाएं बालक के अंदर जन्म से पाई जाने वाली वे प्रतिक्रिया हैं जो जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। वे स्वयं परिवर्तित नहीं होती हैं, बल्कि इन प्रक्रियाओं के कारण अन्य परिवर्तन होता है। यानी ये जो प्रक्रियाएं हैं, संक्रियाएं हैं, या ये जो फंक्शंस हैं, ज्ञान में वृद्धि होना, स्कीमा का निर्माण होना इत्यादि, या आगे आने वाली जो हम बताएंगे, तो उनके द्वारा क्या होता है, जो अनुभव वो ग्रहण कर रहा है, उससे जो बाह्य परिवेश के प्रति उसका जो ज्ञान है, उसमें परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी संक्रियाएं बदलेंगी, फंक्शंस चेंज होंगे, वैसे वैसे उन चीज़ों में परिवर्तन, अन्य चीज़ों में परिवर्तन, उसके ज्ञान में परिवर्तन होता जाता है। पियाजे के अनुसार बालक में 2 प्रकार की संक्रियाएं पाई जाती हैं, जिनकी सहायता से वह उद्दीपक जगत, यानी उद्दीपक यानी बाह्य जगत जो है, उद्दीप्त करना, ज्ञान को उद्दीप्त करना, मोटिवेट करना, उसमें ज्ञान को जागृत करना, चिंतन एवं ज्ञान अर्जन करता है। ये संक्रियाएं कौन सी है? आत्मसात, एसिमिलेशन तथा समंजन, एकोमोडेशन। तो देखिए यहाँ पे क्लियर है ये चीजें। स्कीमा यानी किसी विषय वस्तु के प्रति अपने मस्तिष्क में एक पहचान बना लेना या रूपरेखा निर्धारित कर लेना, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। संरचना यानी उन पहचानों के माध्यम से या जो उन अनुभवों के माध्यम से जो एक विषय वस्तु के प्रति जो ज्ञान का भंडार है, एक संरचना जो बनती है, एक संगठन जो बनता है, वो क्या कहलाता है? व्यवस्थित संगठन। वो क्या कहलाता है? संरचना कहलाता है। अंतर्वस्तु यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर जब हम सोचते हैं, विचार प्रस्तुत करते हैं, वो संक्रिया यानी उस ज्ञान को ग्रहण करने के प्रति जो फंक्शंस होते हैं, उस ज्ञान की वृद्धि में जो फंक्शंस होते हैं, वो इसमें 2 हैं, आत्मसात और समंजन। इनको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास में सन्निहित प्रक्रियाएं। तो मुख्यतः इन्होंने 2 प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें बताई हैं। एक है, पहला है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है अनुकूलन, अनुकूलन यानी अडेप्शन। अडेप्शन को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, आत्मसात, एसिमिलेशन, और समंजन, अकोमोडेशन। ठीक है, अब पहला हम देखते हैं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन का तात्पर्य बुद्धि में सन्निहित उन क्रियाओं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि से है, जो परस्पर संगठित होकर कार्य करती हैं। जब कोई बालक किसी वातावरण के उद्दीपक परिस्थिति के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक नहीं अपितु एक साथ संगठित होकर कार्य करती हैं। अर्थात संगठन से तात्पर्य है जो किसी विषय वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि जो तथ्य होते हैं, आदि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका एक साथ कार्य करना। जैसे हमने किसी घटना को देखा, जब हम रास्ते में जा रहे तो हमने किसी घटना को देखा या किसी ऐसा अनुभव हमने किया, तो ऐसा तो नहीं होता है कि पहले हम इसको देख लेते हैं, पहले हम इसका प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं, फिर बाद में इसको सोचेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम साथ में प्रत्यक्षीकरण भी कर रहे हैं। स्मृति यानी उस विषय वस्तु से संबंधित जो हमारी स्मृति में जो बिंदु थे, उनको भी हम ग्रहण कर रहे हैं। कल्पना भी करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसके ये कारण हो सकते हैं। चिंतन, वही तर्क, सोचना उसके बारे में और उसके लिए लॉजिक देना
तो ये सारी चीजें अलग अलग ना होकर एक साथ होती है संगठित रूप से। एक संगठन का कार्य, संगठन की यदि हम परिभाषा देखें तो संगठन क्या है, किसी एक उद्देश्य के लिए उसके विभिन्न तत्वों का एक साथ कार्य करना। तो यहाँ पे भी वही है, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, चिंतन, तर्क इत्यादि इसके तत्व हैं और ये सब क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। तो ये होता है संगठन। दूसरा है आपका अनुकूलन या एडेप्शन। वस्तुतः वातावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन संगठन का ही परिणाम होता है। व्यक्ति और वातावरण के संबंध को संगठन आंतरिक रूप से और अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन के अंतर्गत दो उपक्रियाएं सन्निहित हैं। पहला है, यानी इन्होंने ये बता दिया कि संगठन जो है वो आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और जो अनुकूलन है वो बाह्य रूप से। कैसे करता है, आत्मसात। सबसे पहला है, पियाजे ने आत्मसात की प्रक्रिया को एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में व्याख्या की है। पियाजे के शब्दों में जीव वैज्ञानिक विधि के समान आत्मसात प्राणी की विकसित अथवा विकासशील संरचनाओं में बाह्य तत्वों के समन्वित हो जाने की प्रक्रिया है। आत्मसात की इसी प्रक्रिया द्वारा ज्ञान की संरचना में परिवर्तन घटित होता है। यानी कि सीधी भाषा में यदि इसको समझा जाए तो आत्मसात यानी पुराने अनुभवों में नए अनुभवों को ग्रहण कर लेना। आत्मसात कर लेना यानी उनको ग्रहण कर लेना, और जब हम ग्रहण कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो ज्ञान की जो संरचना जिसकी हम पूर्व में बात कर चुके हैं उसमें परिवर्तन और परिमार्जन निश्चित रूप से होगा। यानी वही बात है कि जब हम बालक छोटा होता है तो उसके अनुभव सीमित होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर विषय के प्रति उसके जो अनुभव है वो बढ़ते जाते हैं। तो आत्मसात कर लेना, फर्स्ट स्टेप क्या है, आत्मसात कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना। दूसरा है समंजन या अकोमोडेशन। समंजन की प्रक्रिया में बाह्य उद्दीपक यथावत रहता है, किंतु स्वयं बालक या व्यक्ति को अपने अनुभव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। नवीन अनुभवों के साथ पूर्व अनुभवों का व्यवस्थित अथवा समायोजित होना ही समंजन की प्रक्रिया है। नए ज्ञान के परिणाम स्वरूप उपस्थित स्कीमा या विचारों का परिवर्तन ही समंजन होता है। अब देखिए दूसरा है समंजन। तो आत्मसात में क्या था, पहले उसको हमने ग्रहण कर लिया, सिर्फ उसको हमने ग्रहण मात्र कर लिया। अब अपने पूर्व अनुभवों के अकॉर्डिंग उसको फिट कर लेना या एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। पूर्व अनुभवों के साथ में थोड़ा परिवर्तन लेके आना। यदि हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं अपने अनुभवों में, इसका मतलब हम समायोजन नहीं कर पा रहे हैं या समंजन नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने पूर्व अनुभवों के साथ नवीन अनुभवों को जोड़ लेना या उनके साथ में परिवर्तित हो जाना। तो इस प्रकार से जब हम अपने नए अनुभवों के साथ में उनको एडजस्ट कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो स्कीमा है या हमारा जो ज्ञान का संगठन है या जो संरचना की बात हमने की थी उसमें भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। वस्तुतः आत्मसात एवं समंजन में मुख्य अंतर यह है कि आत्मसात के अंतर्गत नए विचार पूर्व विचार के साथ एकीकृत किए जाते हैं। यानी हमने जो बताया एकीकृत यानी सिर्फ ग्रहण किए जाते हैं, ग्रहण मात्र किए जाते हैं, जबकि समंजन की प्रक्रिया के अंतर्गत नए विचार पूर्व उपस्थित विचारों को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो दो ये शब्द हैं, एकीकृत कर देना और परिवर्तित कर देना, यानी आत्मसात में एकीकृत किया जाता है और समंजन में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य रूप से भी हम जो समायोजन शब्द का प्रयोग करते हैं इसी अर्थ में करते हैं, यानी अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित कर देना, एडजस्ट कर लेना। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर हमने समझाई है। नेक्स्ट है, बहुत मुख्य है ये, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने मुख्यतः 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली संवेदीय पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। पहली है संवेदी पेशीय अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। बालक की यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में बालक उद्दीपक जगत का ज्ञान केवल अपनी संवेदनाओं एवं शारीरिक व पेशीय क्रियाओं की सहायता से अर्जित करता है।
इस अवस्था में ज्ञान प्राप्ति में ज्ञानेंद्रियों का विशेष महत्व होता है। यानी 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो जो ज्ञान अर्जित करता है मुख्यतः वो संवेदनाओं, शारीरिक और पेशीय क्रियाओं के माध्यम से करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, संवेदी पेशीय अवस्था। यानी दौड़ना, भागना, इस तरीके की जो पेशीय अवस्थाएं होती हैं या शारीरिक अवस्थाएं होती हैं उनके द्वारा वही क्रियाकलाप उसके होते हैं। गिर जाता है, दौड़ रहा है, गिर जाता है, फिर उसको बताया जाता है कि धीरे धीरे चलना है। तो इस प्रकार से वो ज्ञान अर्जन करता है। और ज्ञानेंद्रियों का विशेष महत्व होता है। किसी गर्म चीज को वो छूता है, अनुभव करता है कि अगली बार हमें ये नहीं स्पर्श करना है इसको। तो इस प्रकार ज्ञानेंद्रियां जो हमारी हैं उनके माध्यम से उसका ज्ञानार्जन इस अवस्था में होता है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था को वस्तु स्थायित्व की अवस्था भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि वस्तु स्थायित्व की जो अवस्था है वो कौन सी कहलाती है। बालक खेल, चित्र निर्माण एवं भाषा के द्वारा वस्तुओं के संबंध में अपने ज्ञान की पुष्टि करने लगता है। बालक प्रतीकों या सिंबल्स को ग्रहण करना सीखता है। इस अवस्था में कार्य कारण संबंध व तार्किक चिंतन संभव नहीं हो पाता। यानी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, चित्र निर्माण है, थोड़ा थोड़ा उसको भाषा का ज्ञान आने लगता है। वर्णमाला जब सिखाई या इंग्लिश अल्फाबेट्स उसको सिखाए जा सकते हैं, या छोटे छोटे जो खेल होते हैं उनको वो सीखने लगता है। वस्तु स्थायित्व यानी कि किसी भी वस्तु के स्थायित्व की जो अस्तित्व की जो पहचान होती है उसको हम बता सकते हैं। यदि यानी उसको ये कहा जाएगा कि आप ये वस्तु लेकर आइए तो उसको मतलब उसके संज्ञान में होता है कि ये वस्तु उसको कहाँ प्राप्त हो सकती है। देखिए इस अवस्था में आपने छोटे बच्चों को ये देखा भी होगा कि जब उनके सामने से हम कोई वस्तु हटा लेते हैं और अपने पीछे छुपा लेते हैं तो वो निश्चित रूप से उसको ढूंढने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसका क्या मानना होता है जब कोई वस्तु उसके सामने है तो उसका अस्तित्व है, यदि उसके सामने नहीं है तो वो वस्तु कहीं नहीं है। लेकिन इस अवस्था में जब बालक के सामने कोई वस्तु दिखाकर उसको छुपा दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो उसको ढूंढने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वस्तु हमसे छुपाई गई है, अस्तित्व उसका है। और इसी प्रकार से छोटे छोटे सिंबल्स ग्रहण करने लगता है। लेकिन कार्य कारण संबंध और लॉजिकल जो थिंकिंग होती है वो उसमें संभव नहीं हो, यानी वो तर्क नहीं दे पाता है, या कार्य और कारण ऐसा किस कारण से हुआ या इस तरीके के विचार उसके मन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है स्थूल संक्रिया की अवस्था या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। विकास की तृतीय अवस्था 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है। यानी जो मूर्त घटना है, जो उसके सामने है, जो अमूर्त चीजें हैं उनके विषय में शायद वो न बोल पाए या नहीं बोल पाता है, लेकिन जो उसके समक्ष वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, मूर्त हैं, उनके रूप में वो युक्ति संगत तर्क दे सकता है। इस अवस्था में बालक में संरक्षण एकीकृत करना, संख्या बोध, छोटा छोटा संख्याओं का बोध उसके हम करवाते भी हैं बच्चों को इसमें, जैसे एडिशन है इत्यादि वो कर सकता है। किसी भी वस्तुओं को क्रमानुसार लगाना, क्रमानुसार व्यवस्था, वर्गीकरण, एक जैसी वस्तुओं को अलग करना, तो इस तरीके से रंग के आधार पर या आकार के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर उनको वर्गीकृत करना एवं पारस्परिक संबंध इत्यादि की क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है औपचारिक संक्रिया की अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। विकास की यह अवस्था 11 वर्ष से 15 वर्ष की मानी गई है। वस्तुतः यह तार्किक चिंतन की अवस्था मानी गई है, क्योंकि इस आयु में किशोरावस्था का जो प्रारंभ है वो काफी कुछ हो चुका होता है। तो वस्तुतः या तार्किक चिंतन, इस अवस्था में बालक तर्क प्रस्तुत करने लगता है। इस अवस्था में किशोर के विचार संगठित एवं परिपक्व हो जाते हैं। जो उसकी अभिव्यक्ति की जो क्षमता है वो अपेक्षाकृत अन्य अवस्थाओं के इसमें संगठित हो जाती है। मतलब वो क्रमानुसार अपने विचार रखने लगता है। किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर पाता है, यानी अमूर्त विषयों के विषय में भी वह तर्क प्रस्तुत करता है। इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। परिकल्पनात्मक यानी भविष्य से संबंधित या कल्पनाओं तो नहीं कहेंगे हम, भविष्य से संबंधित जो संभावना है विभिन्न, किसी भी विषय को लेकर विभिन्न जो संभावनाएं हैं उनसे संबंधित जो चिंतन है वो विकसित होने लगता है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया अवस्था का अंतिम लक्ष्य तार्किक चिंतन की क्षमता अर्जित करना है। अर्थात
तार्किक चिंतन इसमें बालक करने लगता है। तो ये इनकी 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जीन पियाजे ने अपने बहुत ही तार्किक रूप से अपना जो इन्होंने सिद्धांत है अपने ही संतान पर 3 बालकों पर इन्होंने अवलोकन विधि से इसका अध्ययन किया। तो इस प्रकार से अन्य बाल विकास के सिद्धांत भी हैं जिन्हें हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।